हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम चैप्टर द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव डिस्कस्ड आल्सो अबाउट दिस चैप्टर इन द प्रीवियस क्लास। नाउ वी विल कंटिन्यू इन दिस क्लास एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालकीवाला। जो नानी पालकीवाला राइटर हैं उनका लिखा हुआ ये चैप्टर है एलियन प्लैनेट। और बेसिकली जैसे इसमें बताया था मैंने पहले भी आपको कि दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ द स्टोरी, इट्स एन आर्टिकल रिटन बाय नानी पालकीवाला इन 1994। 1994 में नानी पालकीवाला ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूट हो रहा है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, उनके बारे में उस प्रॉब्लम को आप लोगों के सामने दिखाया है। और इससे हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ है, उसे एक बीमार ग्रह का नाम दिया है। तो बेटा इस क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा पीछे की क्लास का रिकैपिचुलेट कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। तो राइटर सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताता है, कहता है ग्रीन पार्टीज 1972 में न्यूजीलैंड के अंदर आई और उन्होंने क्या बनाया, ग्रीन मूवमेंट बनाया। ठीक है ना। कहता है ग्रीन पार्टी जो है वो न्यूजीलैंड में 1972 में आई और उन्होंने ग्रीन मूवमेंट बनाया, जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, हरित क्रांति आई। और वो जब उस टाइम से लेके आज तक जो है कंटिन्यू चल रही है और उसने एक रिवॉल्यूशन ला दी, यानी क्रांति ला दी हर एक चीज़ में। कहता है पर्सपेक्टिव ऑफ शिफ्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी लोगों की जो विचारधारा है उसको उसने चेंज कर दिया। इस वे में चेंज कर दिया कि वो मैग्नेस्टिक से इकोलॉजिकल की तरफ आ गए, यानी कि वो जो है ये नहीं कि सिर्फ अपना ही फायदा सोच रहे हैं, बल्कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस को भी देखते हुए अपने आप को चल रहे हैं। फिर उसने बताया कि जो हमें ये प्लेनेट है, हमारा अर्थ जो है, उसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसने नाम दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है इस तरह से, इफ यू थिंक अबाउट द अर्थ प्लेनेट दैट इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट्स मूव्स अराउंड द सन। कहता है ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दूसरा कहता है इट्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस दैट है on behalf of those things we also live on this earth, so that's why it's a living organism. And if we think according to a living organism, now we have this planet ailing, यानी आज जो ये हमारे पास अब ये है, ये हमारा एक बीमार ग्रह है। ठीक है ना। और ये जो बीमार ग्रह है, जब उसके बारे में कह रहा है, कहता है कि ह्यूमन जो है, अब उसने आगे उसमें थोड़ा सा बताते हुए वो कहते हैं कि लुसाका के अंदर, लुसाका जाम्बिया के अंदर एक जू है और उस जू में उसने बताया है कि वहाँ पे लिखा हुआ है, वो जब अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा पिंजरा है और उसके बाहर लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। और जब लोग उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, एंड एवरीबडी व्हेन जब वो देखते हैं उसको तो वो उसे देखना चाहते हैं। सो दैट्स वाई वो उसके अंदर जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि क्या लगा हुआ था वहाँ पे, एक मिरर लगा हुआ था, है ना। और उस मिरर में वो क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो एक मैसेज देता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर और कोई नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है। इट मीन्स कि उसने नेचुरल रिसोर्सेज को, इस प्रकृति को, इस नेचर को इतना डिस्ट्रॉयड कर दिया, इतना खत्म कर दिया है कि वो जो है आज हमें एक बीमार ग्रह के रूप में हमारे पास है। ठीक है ना। तो इस चीज़ में वो बताते हैं। आगे वो कहते हैं ब्रांडेड कमीशन की जो रिपोर्ट थी, है ना, उसमें उसके मिस्टर एल.पी. जहा जो एक इंडियन मेंबर थे, और उसने उसमें एक क्वेश्चन अराइज किया है। और क्या क्वेश्चन अराइज किया है उसमें, उन्होंने बताया है कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, क्या हम उसके लिए इसी तरह का एक एलिंग, एक जो डैमेज्ड, एक डिस्ट्रॉयड जो प्लेनेट है, वो उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे। ये जो प्लेनेट है हमें कहता है, हमें जिस तरह का मिला है हमें उनके लिए वैसा ही छोड़ना है। ठीक है ना। इसके लिए हमें
क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हमारी जिम्मेवारी है कि जैसा हमें मिला है वैसा ही हमें उसे छोड़ना है, और उसके लिए हमें किसकी तरफ जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वो क्या है कि दैट मीन्स जितना हम नुकसान करते हैं उससे ज़्यादा उसको सही भी करें, ठीक है ना। जितना यानी फॉरेस्ट काट रहे हैं उससे ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएं, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसको प्रॉब्लम को फेस ना कर पाए। इसमें पॉइंट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद कहता है एक जो बुक है उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है उसमें बुक में बताया है किन चीज़ों के बारे में, अर्थ के जो है 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में क्या कहता है। अब आगे का पार्ट इसमें बेटा ध्यान से समझिए हर एक पॉइंट को। उसमें इस आर्टिकल को और स्ट्रॉन्ग करते हुए कुछ पॉइंट्स राइटर और बताएगा आपको, कुछ और इसकी समस्याओं से आपको मिलाएगा। और क्या कहता है ध्यान दीजिए, कहता है ये जो बुक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नाम की जो बुक थी उसमें अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में बात की गई है। अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात की है, और वो 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट की बात कर रहा है, उसके बाद कहता है फिशरीज की बात कर रहा है, ग्रासलैंड की बात कर रहा है, और क्रॉपलैंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, जो हमें क्या देते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हमें फूड देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, हमें फ्यूल देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन कहता है हमने क्या किया है, इनको डिस्ट्रॉयड कर दिया। फॉरेस्ट जो है डिसअपीयर होते जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग जो है फॉरेस्ट को डे बाय डे कट करता जा रहा है, ठीक है ना। और फॉरेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में डिसअपीयर हो रहे हैं। उसके बाद फिशरीज की बात कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है कहता है उसको प्रोटीन युक्त जो खाना चाहिए, जिसके लिए वो क्या करता है, फिशरीज को यानी फिश जो है उनका बहुत ज़्यादा वो यूज़ करता है, जिससे ये ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड कहता है ये अपने आप जो है इनको बैरन लैंड में यानी बैरन बंजर भूमि में अपने आप बदलते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम इनको यूज़ करते हैं तो क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है हमें इनको, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या हमें जिस हिसाब से मिले हैं हम खुद यूज़ करके और फिर चले जाएं, और बाकी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़े। वो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें किया गया है। कहता है एक पॉइंट आपको नेक्स्ट जो क्लियर करेगा, कहता है फायरवुड इज कॉस्टलियर। ध्यान से समझिए इसको, मैंने शॉर्ट में लिखा है। और क्या कहता है, कहता है फायरवुड यानी हम जंगलों से जो लकड़ियाँ लेके आते हैं, गांव में विलेजेस में रहने वाले लोग क्या करते हैं, जो जंगल से जो फॉरेस्ट से जो लकड़ियां लेके आते हैं और उसे खाना बनाने में जो यूज करते हैं, तो कहता है जो पोट में बनने वाली यानी ऊपर जो हांडी होती है उसमें बनने वाली जो चीज होती है उसकी बजाय जो नीचे जल रही वो लकड़ी है वो कई गुना महंगी होती है, यानी उसकी कीमत फायरवुड कॉस्टलियर होता है किसकी बजाय, जो खाना हम उस पॉट में हांडी में बना रहे हैं, यानी ऊपर पकने वाले खाने की बजाय नीचे जलने वाली जो लकड़ी है वो काफ़ी महंगी होती है। और ये सिर्फ किसके कारण है कि हम इनको जो है बहुत ही मात्रा में कट कर रहे हैं। इज माय पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या कहता है उसमें, जेम्स पैथ, जेम्स पैथ जो है द प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के। तो कहता है जेम्स पैथ जो है कौन है, प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज के। और वो एक चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए क्या कहते हैं वो उसमें। देखो ये आर्टिकल जो है 1994 में लिखा था, तो उस टाइम के बाद की बात, उस टाइम की बात कर रहा है। तो इसमें कहता है जेम्स पैथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड का, उसके ये प्रेसिडेंट हैं और जेम्स पैथ। और ये कहते हैं और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताता है, और क्या बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, हर एक सेकंड में, ध्यान से समझिए, हर एक सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। और कहता है ये हम उससे भी अब हमने ज़्यादा कर दिया है, वो अब ज़्यादा क्या हो गया, हर एक आधे सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट कट हो गया है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया कि पहले क्या था, 1 सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट कट करते थे, अब जो वो तो इससे भी ज़्यादा हो गया, एक आधी सेकंड में
हम क्या कर रहे हैं, 1 एकड़ फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। पॉइंट इज क्लियर, समझ आया यहाँ तक? किसने कहा? ये जेम्स पैट हैं जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, ठीक है। उसके बाद कहता है आगे की जो हमारी बात आती है और उसमें क्या बताया है, कहता है ये सब चीज़ें चल रही हैं तो किसी कंट्री की, किसी स्टेट की, इनकी भी तो, गवर्नमेंट की भी तो ड्यूटी आती है कि वो उसके लिए कुछ करें। इस तरह से जो नुकसान होता जा रहा है तो लोगों का ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी ये रोल आता है। तो उसके लिए कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को क्लियरली लिखा गया है। संविधान जो है हमारा बहुत अच्छे से बनाया गया है और उस संविधान के अंदर कहता है आर्टिकल 48A है, क्या बताता है इसके अंदर कि जो हर एक गवर्नमेंट की, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, देश की सरकार जो होती है, राज्य सरकार होती है, उनकी जिम्मेवारी है कि उसमें लिखा है संविधान के अंदर आर्टिकल 48A के अंदर कि उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को, क्रॉपलैंड को, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और उसमें सबसे बड़ी कमी कहाँ पे हमें दिखाई देती, कहता है these things are written in the article 48A in our constitution, so we can say that our constitution is correct for that। इन चीज़ों के लिए जो चीज़ लिखी गई है हमारे संविधान में बिल्कुल सही है, बट देयर इज नॉट एनी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। कहता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और जब तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, कहता है उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि उसके अपने एरिया के, अपनी कंट्री के, राज्य के जो भी एनवायरनमेंट है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करें और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करें। इस पॉइंट क्लियर? तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बताई है। उसके बाद कहता है हमारे जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो हमारा लॉस है इसमें जो हो रहा है कि जितना होना चाहिए कि चलो भाई इतना तो डेवलपमेंट में होगा, कहता है उससे 8 गुना ज़्यादा, 8 टाइम्स ज़्यादा उससे नुकसान हमारा हो रहा है। और मोर देन 8 टाइम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड दैट, वो वहाँ पे हमारा लॉस कितना है, फिर तो कह सकते हैं हम बहुत ही ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगला पॉइंट उसके बारे में बताते हुए राइटर बताते हैं कि अगला जो है इस चीज़ में नुकसान करने वाले कौन सी चीज़ आती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो हमारी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन की बात करता है कि जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहता है वो एक बहुत ही बड़ा और भयानक रूप है इसका, ठीक है ना। कहता है 4 डेज में 1 मिलियन जो है हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है ना। कहता है पिछली जो काफ़ी जो सेंचुरीज थी उसको 1 अरब होने में जनसंख्या काफ़ी पिछली सेंचुरीज लगी थी, लेकिन 1 अरब से 2 अरब होने में कहता है उसमें उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो यू कैन से दैट है, उसने बताया है कि 4 डेज में 1 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। और क्या बताता है, ये पॉपुलेशन भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने का, डैमेज करने का एक बहुत ही बड़ा कारण है इसमें। कहता है इसमें जो लोग, जनसंख्या, लोग सोचते हैं कि जब हम ज़्यादा होंगे हमारी फैमिली बड़ी होगी, जब हम ज़्यादा होंगे हमारी फैमिली बड़ी होगी तो हमारा क्या होगा। कहता है उसमें वो बता रहे हैं कि व्हेन पीपल आर मोर इन फैमिली देन हमारे पास काम करने वाले ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ कहता है पॉवर्टी होगी, हंगर होगा, जिसमें ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होगा और वो क्या होगा, वो हमारे लिए नुकसान होगा, जिसके कारण क्या होता जा रहा है, द रिचर मोर रिचर एंड द पुअरर मोर पुअरर। ज़्यादा गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। कहता है इसमें लोगों का मानना क्या होता है कि जब फैमिली बड़ी है तो वो हम क्या हो जाएंगे, हमारे पास काम करने के ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, साधन होगा, लेकिन कहता है वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि उसके साथ साथ ज़्यादा हंगर भी होगी, गरीबी भी होगी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो कहता है इस तरह से पॉपुलेशन का बढ़ना भी इस चीज़ में एक बहुत बड़ा रीजन है। कहता है अफ्रीका और अमेरिका दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसके बराबर होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है, जो एक पॉवर्टी, गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आगे क्या कहता है,
रोल ऑफ इंडस्ट्री। इसमें थोड़ा सा ब्राइट बताता है कि इसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है। तो उसने बताया कि मिस्टर एडगर एस वुलरलैंड जो है वो इंडस्ट्रीज कहता है मुझे 5 साल के लिए, इसमें बताते हैं इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, जिसमें मिस्टर एडगर एस वुलरलैंड जो है उन्होंने बताया है कि 5 इयर्स के लिए मुझे इंडस्ट्रीज का एनवायरनमेंट ऑफिसर अगर बनाया जाता है तो हम उसमें एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, जिसमें हर एक इंडस्ट्रीज की ड्यूटी बनेगी कि वो एनवायरनमेंट की तरफ अपना रोल रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे और उसको खराब करने का जो खराब कर रहे हैं उस पर उसके लिए कुछ रूल्स नियम कानून ये सब बनाएंगे। और कहता है इस तरह का जो है वो हर एक इंडस्ट्री के ऊपर एक एनवायरनमेंट ऑफिसर बनाया जाए, जिससे क्या हो सकता है हमारी जो इंडस्ट्रीज़ के कारण जितना एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है। इन द लास्ट पॉइंट कहता है बहुत सारे इस तरह के एनवायरनमेंट से रिलेटेड व्यूज आए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट व्यूज जो है मार्गरेट थैचर ने दिया है और उन्होंने उसका व्यूज क्या है ये बेटा उसकी जो स्टेटमेंट है आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। इस एडलर की जो स्टेटमेंट है वो बुक में पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, आप उसमें पढ़िए, उसमें इन्वर्टेड कोमा में वो दी हुई है, आप उसको पढ़िए, मैंने समझा दिया है यहाँ पे इन्होंने क्या कहा। और ये जो है मार्गरेट थैचर के व्यूज के अकॉर्डिंग इनका जो व्यू है वो भी हमें ये बताता है कि उसमें हम जो लोग हैं हमारी जो जनरेशन है हमें जिस तरह का ये प्लेनेट मिला है, यानी हमें एक बिल्कुल स्वस्थ प्लेनेट मिला था, हमें या पिछली आने वाली जो जनरेशन है उसको स्वस्थ मिला था और उन्होंने उसकी आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज उसको उसी रूप में छोड़ा है। यानी हम जो यहाँ पे रह रहे हैं इस नेचर के अंदर, नेचर हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके ऑनर नहीं हैं, बल्कि हम इस नेचर के अंदर किराए पे रह रहे हैं, लीज पे रह रहे हैं। जितने टाइम तक हम यहाँ पे रह रहे हैं हमें उसको नुकसान नहीं करना बल्कि उस चीज़ों को यूज़ करना है, एंजॉय करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। और जैसा प्लेनेट हमें अच्छा मिला वैसा ही हमें अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना है, बिकॉज हम यहाँ पे हमने इसे किराए पर लिया है, ना कि हम मालिक हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, जन्म लेता है मरता है, लेकिन नेचर जो है परमानेंट है। तो कहता है इसमें ह्यूमन बीइंग जब आया उसने उसको यूज़ किया, लाइक दैट वी जस्ट हैव टू ट्रीट लाइक ए रेंटर, एक किराएदार की तरह हमें ट्रीट करना है कि जैसे किराएदार किसी मकान को लेता है उसमें वो रहता है और लेकिन जब उसे छोड़ के जाता है तो सेम एज इट इज़ वो उसके मालिक को उसे वैसा ही देता है। ऐसे ही हम इस नेचर के लिए रेंटर हैं, किराएदार हैं, कि हमें उसको सिर्फ यूज़ करनी है और जब हम जा रहे हैं तो उसको सेम एज इट इज़ उसकी हालत में उसको छोड़ कर जाए। ये मार्गरेट थैचर के व्यूज़ हैं, किसी को कोई राइट नहीं है कि नेचर को डिस्टर्ब करें। ठीक है। और इसके लास्ट उसमें अगर हम देखें तो राइटर जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है, आप लोगों को बताता है, और वो क्या है उसमें कि हमें जो हमारे नेचर्स हैं, हमें जो हमारा रिसोर्सेज हैं उनको सबसे पहला काम है उन रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करने से बचाना है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट ना करें और उसके लिए हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जब हम जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को, अपने आप को बचा सकते हैं और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा प्लेनेट छोड़ सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। Whatever the questions will be there, try to find out yourself with the help of the book and with the help of this video. And in the next class, you will also get the question answers. Thank you so much, everyone. Have a good day. Thank you.